Good morning students, my name is Abhishek Singh and I welcome you all to our YouTube channel DPSBMIC Blari. Today we are going to study our chapter in social science that is democracy in India. So let's begin with the video. देखिए बच्चों, जब हमने इस वीडियो के बारे में पहले बात करी थी तो उसमें हमने सिविक्स को पढ़ना स्टार्ट करा था। तो हमने बात करी थी कि सिविक्स क्या होता है, सिविक्स के अंदर गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डिक्टेटरशिप क्या होती है और मोनार्की क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। फिर हमने बात करी थी किसके बारे में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी था और दूसरा पार्ट था हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर में। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमारा हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का इतिहास कैसे रहा, हमारे देश में डेमोक्रेसी आई तो किस प्रोसेस के थ्रू आई। दूसरे नंबर पे हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं हमारा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को किस किस चीज से खतरा है, कौन कौन सी चीज ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी को खत्म करने पर तुली रहती हैं। उसके बाद आता है डेंजर्स इंडिया फेसेस, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कौन कौन से डेंजर हैं, कौन कौन से खतरे हैं जो हमारा देश महसूस करता है या फील करता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में बात करूं तो मैंने आपको लास्ट ईयर 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा वैदिक एज, वैदिक पीरियड जिसे कहते थे, ठीक है। तो उसमें भी हमने वैदिक एज को दो पार्ट्स में पढ़ा था। एक था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, एक था हमारा अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा था हमारा लेटर वैदिक पीरियड। और अर्ली वैदिक पीरियड की अगर टाइमलाइन की बात करूं मैं तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं मैं तो 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो जब वैदिक एज पढ़ी थी हमने, अर्ली वैदिक पीरियड जब हमने पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों का एक किंग हुआ करता था, राजा, एक राजा हुआ करता था। और राजा का काम क्या होता था, पब्लिक वेलफेयर। राजा का क्या काम होता था, पब्लिक वेलफेयर, मतलब लोगों की भलाई करना, लोगों की भलाई करना। और कहीं से अटैक होता है तो उससे अपने राज्य की रक्षा करना, अपना जो एरिया है उसकी रक्षा करना। अब राजा यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर का काम करता था। और यहाँ पर राजा कैसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था, मतलब अगर कोई राजा है तो राजा का बेटा भी राजा हो, ऐसा यहाँ पे सुनिश्चित नहीं था। और अगर ये राजा अच्छे से काम नहीं करता था तो पब्लिक इस राजा को हटा भी सकती थी और इसे हटा के दूसरा राजा भी बना सकती थी। तो ये हमारे अर्ली वैदिक पीरियड में आज से लगभग 3 से 4000 साल पहले की बात है। तो ये डेमोक्रेसी कुछ एक तरीके से डेमोक्रेसी हुई नहीं हुई। देखो डेमोक्रेसी में अब क्या होता है, जैसे हमारे देश की हम बात करें, पीएम हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। और बने कैसे, पब्लिक ने वोट दिया। और अगर पब्लिक को इनका काम पसंद नहीं आया तो पब्लिक फिर से इन्हें हटा देगी। तो ये क्या है, डेमोक्रेसी। यहाँ पे अपना राजा कौन चुन रही है, पब्लिक चुन रही है। लेकिन अब राजा शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे क्या इस्तेमाल होता था, किंग शब्द का। शब्द का अंतर है लेकिन काम क्या है, वही है। यहाँ पर भी अपना राजा पब्लिक चुन रही थी और यहाँ पर भी अपना राजा पब्लिक चुन रही है, बस राजा का नाम बदल गया है, राजा का काम वही है, क्या करना, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक की देखभाल करना, पब्लिक के भले के लिए काम करना। तो ये तो रही हमारी वैदिक एज की पार्ट। वैदिक एज के बारे में इंडिया की हिस्ट्री में जो हमने बात करी उसके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी की हिस्ट्री क्या रही उसके बारे में बात करी। अगर हम वर्ल्ड रिलेटेड हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है एंशिएंट ग्रीस से। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस से वर्ल्ड डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग मानी जाती है। लेकिन हम एंशिएंट ग्रीस इतना पुराना नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने 1789 में। 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था एक देश में जिसका नाम है फ्रांस। और अभी आप न्यूज़ में बहुत देखते होंगे एक राफेल, वो राफेल जो है वो फ्रांस में ही बनाए जाते हैं। राफेल कहाँ बनाए जाते हैं? फ्रांस देश में ही बन के आए हैं। फ्रांस का एक लड़ाकू विमान है जो हमने खरीदा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ था, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है। धीरे धीरे लोगों के हाथ में थोड़ी पावर आनी शुरू होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर 1789 में ये बात रही, इसी समय नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, और उन्हें आज़ादी के बाद धीरे धीरे उनमें डेमोक्रेसी बढ़नी स्टार्ट हुई, लोगों के हाथ में थोड़ी पावर आनी स्टार्ट हुई। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक तरीके से क्या है, देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोगों को थोड़ी पावर मिलनी स्टार्ट हुई, डेमोक्रेसी आई, लेकिन वो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी जैसे आज की है। वो डेमोक्रेसी पूरी तरीके से, अमेरिका में डेमोक्रेसी आती है 1965 में। अमेरिका पूरी तरीके से कंप्लीटली डेमोक्रेटेड नेशन बन गया था, कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री। अमेरिका के एक राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। पिछली वीडियो में भी हमने डेमोक्रेसी की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी हमने? ऑफ द पीपल, लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, मतलब पब्लिक की, पब्लिक के द्वारा और पब्लिक के लिए। क्या है? एक तरीके से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसे ही हम क्या कह रहे थे? डेमोक्रेसी। तो ये वाली जो बात थी ना हमारी, ये वाली बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी। ये वाली बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन। तो इस पूरे फेज को क्या कहा जाता है? इस पूरे फेज को कहा जाता है अर्लीस्ट पीरियड। इस पूरे फेज को क्या कहा जाता है? अर्लीस्ट पीरियड। अब डेमोक्रेसी की दूसरी चीज हम पढ़ते हैं, एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन। दूसरा पॉइंट, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, देखो क्या होता था, एक समय पर ग्रेट ब्रिटेन जो था, अंग्रेजों के नाम से आपने अंग्रेजों का नाम बहुत सुना होगा। अंग्रेज आए, हम पर शासन किया बहुत समय तक और चले गए। तो अंग्रेजों ने सिर्फ हम पर ही शासन नहीं किया, अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों को शासन किया और उन देशों को क्या बना लिया? अपनी कॉलोनी। बहुत सारे देशों पर अंग्रेजों ने शासन किया और उन देशों को अंग्रेजों ने क्या बना लिया? अपनी कॉलोनी बना लिया। अंग्रेजों ने उन कॉलोनियों को बनाकर अंग्रेज उस पर क्या करते थे? शासन करते थे। वहां की सारी गवर्नेंस किसके हाथ में होती थी? अंग्रेज के हाथ में होती थी। जो चाहते थे वो करते थे। लेकिन होता क्या है, एक छिड़ती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये 1914 से 1918 तक चलती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, जैसे इसका नाम है वर्ल्ड मतलब दुनिया, वॉर जंग। तो पूरी दुनिया जो होती है वो ज्यादातर देश दो गुटों में बंट जाते हैं और दो गुटों में बंटने से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो एक गुट था ब्रिटेन वाला, ठीक है। तो जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई में पैसे का बहुत नुकसान होता है। ऐसे ही करके दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 हुई 1939 से लगभग 1945 तक चली, ठीक है। तो इन दोनों वर्ल्ड वॉर की वजह से देखो, युद्ध में कोई भी देश जाता है, कोई भी जीते कोई भी हारे, नुकसान दोनों देश का होता है, पैसा दोनों देश का खर्च होता है। तो एक टाइम पे ब्रिटेन के बारे में यह कहा जाता था, ब्रिटेन मतलब अंग्रेज, ब्रिटेन एक देश का नाम है, अंग्रेज जिस देश से आए थे उसे ब्रिटेन कहते थे। तो ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता। हमारे यहाँ रात होती है, लेकिन जब हमारे यहाँ रात होती है तो किसी दूसरे देश में दिन हो रहा होता है। ज्योग्राफी में आपने ये चीज पढ़ी है। तो अंग्रेजों के बारे में यह कहा जाता था, ब्रिटेन के बारे में यह कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता। मतलब ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त न होने का मतलब पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में उसका कब्जा था। तो यहाँ पर अगर रात हो गई है एक देश में, तो किसी दूसरे देश में जहां पर अंग्रेजों का कब्जा है वहां पर दिन हो रहा होगा। तो अंग्रेजों के बारे में यह कहा जाता था। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटेन को 2 वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा, 2 जंग लड़नी पड़ी, एक तो 1914 से 1918 और दूसरी वर्ल्ड वॉर 2। तो इन दोनों जंगों के बाद ब्रिटेन का बहुत सारा नुकसान हुआ, पैसे का बहुत सारा नुकसान हुआ, पावर में बहुत कमी आई, बहुत सारे सैनिक मारे गए। और जब पावर में कमी आएगी, देखिए एक इंसान की पावर इतनी है, एक इंसान की पावर इतनी है, तो ये इंसान इसे नहीं हरा सकता। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर इस इंसान की पावर भी इतनी हो जाए तो अब दोनों में क्या होगी, टक्कर होगी। तो जिन देशों पर इन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था, अब वहां पे क्या स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, और इन्हें धीरे धीरे करके सारे देशों को छोड़ के भागना पड़ा। और इसी को हमने क्या कहा, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। और एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म, जब कॉलोनियलिज्म की जब अंत हुआ तो उसके बाद बहुत सारे देशों को डेमोक्रेसी मिली, जिनमें एक हमारा एग्जाम्पल क्या है, इंडिया। इंडिपेंडेंस कब मिली, 15 अगस्त 1947। कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू कब से हुआ, और 26 जनवरी 1950। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात कही गई थी कि जो हमारा देश है इंडिया, वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई, डेमोक्रेसी का क्या क्या हिस्ट्री रही उसके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के कौन कौन से फायदे हैं। तो डेमोक्रेसी के बहुत सारे फायदे हैं, उन कुछ फायदों के बारे में हम बात करेंगे। अब आप खुद सोचिए, आप जिस देश में रहते हैं, इंडिया जिसका नाम है, वहां पर आपको बोलने की आजादी है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, और हमें तो जबरदस्ती बुलवाया जाता है, स्कूल में बुला बुला के वाइवा लिया जाता है। हमारा बोलने की आजादी तो छोड़ो, जबरदस्ती भी बुलवा लिया जाता है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए एक देश है, हम बात करते हैं मोनार्की की, डेमोक्रेसी की बात करी थी तभी मोनार्की की बात करी थी। मोनार्की में सुप्रीम पावर किसके पास होती है, किंग के पास या क्वीन के पास, या तो राजा के पास होगी, या सुप्रीम पावर किसके पास होगी, रानी के पास होगी। और कोई इंसान आता है और आकर कहता है ये राजा बहुत बेकार है, इस राजा को हटाओ, इस रानी को हटाओ, तो राजा रानी क्या करेंगे, उस इंसान को पकड़ेंगे और सूली पे चढ़ा देंगे, लो हट गया राजा। क्या होगा, ये होगा कहां पर, मोनार्की में। वहीं दूसरी तरफ एग्जाम्पल लेते हैं डेमोक्रेसी का। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, पब्लिक के द्वारा चुना गया उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे पीएम हो गया या प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, कोई इंसान आता है और कहता है कि ये पीएम बहुत बेकार हैं, इन पीएम को हटाओ, तो भैया 5 साल बाद इलेक्शन होना ही है, हटा लेना, ये आपका क्या बिगाड़ लेंगे। तो आपको बोलने की आजादी है। अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सरकार के काम से खुश नहीं हूं, तो आप कह सकते हैं कि सरकार आपको सूली पे नहीं चढ़ाएगी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब कुछ भी कहने की आजादी। लेकिन आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो इस देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इस देश के टुकड़े कर देंगे हम, वो क्या कहलाएगा, एक अपराध होगा। अगर आपको इस देश के भलाई के बारे में कुछ भी बोलना है, इस देश की सरकार में कमी निकालनी है, इस देश के सिस्टम में कमी निकालनी है, तो आप निकालें। लेकिन इस देश को अगर तोड़ने की बात करेंगे, आप इस देश को बांटने की बात करेंगे, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो हमारे इस समय जो गवर्नमेंट है किसकी है, बीजेपी की है। बीजेपी को क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे देश में खाली एक भारतीय जनता पार्टी है क्या, कांग्रेस पार्टी भी तो है ना,
समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, और ऐसे ही पता नहीं कितनी पार्टी हैं। तो बीजेपी इन नई पार्टियों को इन दूसरी पार्टियों को रोक लेगी क्या? आप अगर अपनी नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। तो फ्रीडम टू मेक पार्टीज, फ्रीडम टू मेक पार्टीज मतलब नई नई पार्टी आप बना सकते हो, बना के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और लोग आपसे खुश हैं तो आप अपनी सरकार भी बना सकते हो। इसे क्या कहेंगे हम? फ्रीडम टू मेक पार्टीज। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। डेमोक्रेसी का तीसरा फायदा यह है कि आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आपके रंग के आधार पर, आपके रंग के आधार पर, आपके जेंडर के आधार पर, आपके रिलीजन के आधार पर, आपके कास्ट के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होता है, ऐसा डेमोक्रेसी में कहा जाता है। लेकिन अगर होता भी है, और हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं होता भी है, अगर होता है तो ऐसा करने वाले इंसान को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे इंसान को क्या दी जाएगी? सजा। उसके बाद अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं तो गवर्नमेंट जॉब में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा। अगर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं कि आप भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, सभी को पूरी खुली छूट है कि डीएम बन सकते हैं, बशर्ते आप वो यूपीएससी का एग्जाम निकाल दें। तो डेमोक्रेसी के इस तरीके से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, हमने बात करी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम बात करेंगे थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को किन किन चीजों से खतरा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप एक बात बताइए कि हमारे देश को किन किन चीजों से खतरा। अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसी चीजें बताइए जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आप एक कहेंगे कि हमारे देश को एक तो सबसे बड़ा खतरा किससे है? आतंकवाद से। आतंकवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेररिज्म। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा खतरा है इस देश को, कास्टिज्म, जातिवाद से। तीसरा कम्युनलिज्म। चौथा सेपरेटिस्ट। ठीक है, देखिए टेररिज्म, आतंकवादी क्या काम करते हैं? लोगों को मारने का काम करते हैं धर्म के नाम पर। ठीक है, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हैं, गोलियां से उड़ा देते हैं, तो वो भी देश के लिए एक खतरा खतरा है। उसी तरीके से कास्ट, जातिवाद भी खतरा है कि मेरी जाति ये है, तेरी जाति ये है, उसकी जाति ये है। जातियों में सब बट गए हैं लेकिन सब अपनी इंसानियत भूल गए हैं, ये भी एक खतरा है। कम्युनलिज्म, मैं हिंदू तू मुसलमान ये सिख, इसके आधार पर लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस रहते हैं, बहुत सारी कमियां रहती हैं। ठीक है, सेपरेट, देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देखो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है लेकिन आपको देश के टुकड़े करने की आज़ादी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे गुट होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो चाहते हैं कि इस देश के टुकड़े कर दिए जाएं, उन्हें आज़ादी चाहिए होती है कि हम भी मांगे आज़ादी। तो ऐसे तो थोड़ी मिल जाएगी, देश के टुकड़े करा दें हम तुम्हारी आज़ादी के चक्कर में, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये सब क्या है? ये देश के लिए भी खतरा है और ये डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन से थ्रेट हैं? टेररिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो भी चल रही हैं वो हमारी एक तरीके से डायरेक्टली क्या है? डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब बात करते हैं डेंजर्स इंडिया फेसेस। इंडिया कौन कौन से डेंजर्स को फेस करता है, कौन कौन सी चीजें इंडिया के लिए खतरनाक हैं। एक तो यही सारी चीजें बहुत खतरनाक हैं जो खतरे डेमोक्रेसी के लिए हैं। अगर इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में आएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया भी खतरे में आएगा। जो आपको अभी बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अपनी पार्टी बनाने की आज़ादी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर चीज़ में, वो सब चीज़ डेमोक्रेसी के खत्म होते साथ ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया के लोगों, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम और है, लोग अपने राइट्स के बारे में तो बात करते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज के बारे में बात नहीं करते, अपनी ड्यूटीज के बारे में बात
नहीं करते। अपने अधिकारों के बारे में तो बात हो रही है, आपको बोलने का अधिकार है, चलो बोलो, ठीक है। नई पार्टी बनाने का अधिकार है, बना लो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चलो नहीं होगा। पढ़ने का अधिकार है, पढ़ो। सारे अधिकार तो हमारे यहाँ के लोगों को चाहिए होते हैं, लेकिन जब बात आती है अपनी ड्यूटीज पूरी करने की तो वहीं पर दिक्कत हो जाती है। ड्यूटीज कौन सी? लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, रास्ते पर जाकर देखिए कितने लोग हेलमेट लगाकर चलते हैं, कितने ट्रैफिक रूल्स को मानते हैं। सरकार को पेनल्टी लगानी पड़ती है। कोरोना चल रहा था, सरकार कहती थी मास्क लगाओ, कितने लोग मास्क लगा रहे थे। लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में सरकार ने कहा था घर में रहो, कितने लोग घर में रहे थे, ठीक है। बहुत से लोगों ने तो इस लॉकडाउन को पार्टी की तरह लिया कि एंजॉय करो, कि आज वहां घूमने गए, आज रिश्तेदारी में घूमने गए। तो ड्यूटीज क्या है? जो आपके कर्तव्य बनते हैं आपके देश के प्रति, क्या आपने उन कर्तव्यों का पालन किया है? एक बार ये क्वेश्चन आपको भी अपने आप से पूछना चाहिए, और आपके आसपास जितने लोग हैं क्या वो भी अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करते हैं? इस चीज को भी आपके बारे में सोचना चाहिए। केवल अपने राइट्स के लिए रोने से देश का भला नहीं होने वाला। तो हमारे देश जो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे देश की क्या है कि लोग अपने राइट्स को तो मांगते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये तो कहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये कहते नहीं सुनते कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे देश की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपने लोगों को ये कहते नहीं सुना होगा। तो ये सोच आपकी बदलनी चाहिए, हम सब की सोच बदलनी चाहिए, और ये ड्यूटीज भी हमारी कैसी होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। अगर हम सरकार से अगर ये अपेक्षा करते हैं कि हमें राइट्स मिले, तो सरकार भी हमसे अपेक्षा ये रखती है कि हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही।